बच्चों, मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक के ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। दैट बुक इज टी.एस. ग्रेवाल, और उसका जो एडिशन है वो 2020 है। मैंने आपसे प्रोवाटा वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन भी करे हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चन भी करे हैं, फुल सब्सक्रिप्शन वाले। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कॉल सिनेरियो निकालना भी सिखाया है, कॉल से एडवांस का ट्रीटमेंट भी सिखाया है, इन सब के मीनिंग्स भी बताए हैं आप लोगों को होता क्या है, फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, रीशू का शेयर कैसे किया जाता है, रीशू ऑफ शेयर्स कैसे गेन निकाला जाता है और कैसे उसकी एंट्री की जाती है। तो बताया तो मैंने सब कुछ ही है बच्चों को। ठीक है बच्चों, लेकिन ये सारे जो है वेरी शॉर्ट वीडियोस हैं, हो सकता है कि आपको जो है उतना डिटेल में इनसे ना समझ में आ रहा हो। तो आप बच्चों मेरे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे जा सककर मेरे पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरे टी.एस. ग्रेवाल के ही क्वेश्चन उसमें लगभग हर चैप्टर के डाल दिए हैं, वो भी करंट एडिशन के। आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे को। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें जो हैं स्पेशली फॉर फ्यूचर रीइशू और गेन की बातें जो हैं सिर्फ बोल बोल के ही समझाना चाह रहा हूँ। मैंने लिख के तो कई सारे कुछ में दिखाई दिया है, मैं बोल बोल के ही आपको आज फॉर फ्यूचर रीइशू एंड गेन जो है रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। तो देखिए, मैं इसको फर्जी वर्ड बोलता हूँ, फर्जी जी। क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे रीज़न है। एफ फॉर फ्यूचर, आर फॉर रीइशू एंड जी फॉर गेन। तो मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ कि फर्जी काम करिए। फर्जी काम मतलब एक तरह से गलत काम होता है, बट रॉन्ग काम, भ्रष्ट काम होता है जिसमें करप्शन होता है। बट मैं वैसा नहीं कहना चाह रहा। मैं चीज़ों को याद रखने के लिए बच्चों को ये टर्म बनाई है, फर्जी। एफ फॉर फीचर, आर फॉर रीशू, जी फॉर गेन। तो फॉरफीचर जो होता है आप जानते ही हैं, उन डिफॉल्टर्स का शेयर कंपनी के द्वारा फॉरफीट किया जाता है जो कंपनी के जो है अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा या अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दे रहे होते हैं। तो जब भी कंपनी ऐसे लोगों का शेयर फॉरफीट करती है तो कंपनी की अपनी शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो जाती है। साथ साथ जो उनका अरियर अकाउंट होता है वो भी आपका कैंसिल हो जाता है और एक नया अकाउंट ओपन। तो मैंने जैसे कहा कि बच्चों, जब कंपनी के शेयर्स फॉरफीट करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। साथ साथ जो उनका अरियर अकाउंट अब तक डेबिट हो रहा था वो भी क्लोज हो जाता है, क्रेडिट होकर, और एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट के बारे में इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि शेयर फॉरफीटेड अकाउंट जो है वो तभी बुक्स में ओपन होता है जब शेयर फॉरफीट किए जाते हैं, उससे पहले ये अकाउंट ओपन ही नहीं किया जाता। तो ये अकाउंट जो है हमेशा एज अ क्रेडिट बैलेंस ओपन होता है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों, तो जब शेयर को फॉरफीट किया जाता है, स्पेशली उन शेयर्स को जो पार पे इशू हुए थे ओरिजिनली, तो एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाती है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू में डिस्कस करूंगा बच्चों अपने नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जो अब तक उनका अरियर नहीं मिला था, और टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, जितना पैसा उन पर मिल चुका होता है वो मिला हुआ पैसा उनको रिफंड नहीं किया जाता, सीधा शेयर फॉरफीट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाता है। बच्चों, जैसे मैंने कहा कि आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। देखिए क्या होता है कि जब शेयर फॉरफीट किया जा रहा होता है तो हमें ये देखना होता है कि उस समय कंपनी ने फेस वैल्यू के रिगार्डिंग कितना पैसा कॉल्ड कर लिया है, क्या कोई कॉल मांगनी तो नहीं रह गई है। ठीक है बच्चों, तो कॉल्ड अप वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है कि क्या फेस वैल्यू पूरी मांग ली गई है या फेस वैल्यू का पूरा पैसा भी नहीं मांगा गया है। अगर शेयर एंटायरली कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप है, इसका मतलब सारी कॉल की जा चुकी है, तो कॉल्ड अप वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं हुआ करता। अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है तो कॉल्ड अप वैल्यू भी 10 रुपये ही होगी, इनटू नंबर ऑफ जितने भी शेयर आपने फॉरवर्ड किए हैं। सपोज 500 शेयर फॉरवर्ड किए हैं तो 500 इंटू 10, 5,000 आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज आखिरी कॉल करने से पहले ही शेयर फॉरवर्ड कर लिया गया था और आखिरी कॉल सपोज 3 रुपये की थी पर शेयर, तो उस केस में कॉल्ड अप वैल्यू जो है 7 रुपये पर शेयर हो जाएगी, ना कि 10, क्योंकि 10 में से 3 तो मांगे ही नहीं गए ना। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आखिरी कॉल नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल ₹3 पर शेयर, तो उस केस में शेयर फुली कॉल्ड नहीं कहलाएगा, शेयर पार्टली कॉल्ड कहलाएगा। तो आपका जो सपोज नंबर ऑफ शेयर 500 थे और 7 रुपये ही कॉल्ड अप हुए हैं, तो शेयर कैपिटल में आप 500 इंटू 7, 3,500 ही डेबिट करेंगे, 5,000 डेबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड में आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट या फिर उन सब कॉल्स के नाम लिख सकते हैं जो जो नहीं मिली हैं। उन सब कॉल्स के नाम तभी लिखेगा जब आपने कॉल सेंटर अकाउंट ओपन नहीं किया होगा। लेकिन अगर आपने कॉल सेंटर अकाउंट ओपन किया है तो कॉल सेंटर में ही लिखिएगा उन सारे अमाउंट्स को। ठीक है बच्चों, और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि उन्होंने कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर दिया होगा हमारे डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स ने, डिफॉल्टर्स ने। ठीक है, एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होगा।
जो उनको रिफंड नहीं किया जाता, उस अमाउंट को कंपनी फॉरफिट कर लेती है या कह लीजिए जब्त कर लेती है और अपने पास ही रख लेती है और उसे शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ गेन अकाउंट आपके लिए। तो बच्चों एक तरह से फॉरफीचर अकाउंट आपके लिए जो है एक गेन की तरह है, शेयर फॉरफिट अकाउंट। जो गेन तो नहीं कहेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द कंपनी कह सकते हैं, एक टेम्परेरी इनकम है जिसको हम यूज़ करते हैं आगे जाके। अगर शेयर्स हमारे बाद में री इशू होते हैं, वो भी डिस्काउंट पे री इशू होते हैं, तो उस डिस्काउंट को इस पर्टिकुलर शेयर फॉरफिट अकाउंट के अमाउंट से कवर किया जाता है। ठीक है ना, उस डिस्काउंट का बोझ इस पर्टिकुलर अकाउंट पे डाला जाता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट पे। तो इसको उसी डिस्काउंट को कवर करने के लिए ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिट शेयर यूज़ किया जाता है। और अगर वो पार्टली ही यूज हो पाता है, बच जाता है, तो फिर उसका बचा पैसा आपके लिए कैपिटल गेन हो जाता है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पूरा यूज हो जाएगा तो आपका कोई गेन होगा ही नहीं, अलग बात है डिस्काउंट देने में अगर सारा पैसा यूज हो गया। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया जाता है तो इस बात को ध्यान रख के दिया जाता है कि कितना उन शेयर पे ऑलरेडी मिल चुका है। हम फॉरफिट अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों अगर सपोज कोई शेयर 10 रुपये का था और उसमें 6 रुपये में मिल चुके हैं और 4 रुपये नहीं मिले थे, हमने उनको शेयर को फॉरफिट कर लिया, माना हमने एक ही शेयर फॉरफिट किया होगा। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल में आपने लिखा 10 रुपये और शेयर फॉरफिट में लिखा 6 रुपये और 4 रुपये लिखा कॉल्स इन अरियर में। तो अगर हम इस शेयर को रीइशू कर रहे हैं और सपोज अगर डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 6 रुपये दे सकते हैं। मैक्सिमम 6 दिया जा सकता है क्योंकि जितना पैसा मिला हुआ है पहले उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी पूरा मिला हुआ पैसा डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमसे कोई कहे कि डिस्काउंट 7 रुपये दीजिए, तो वो नहीं दिया जा सकता कि कंपनी मिले हुए पैसे से ज़्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकती। कम दे सकती है, हो सकता है वो डिस्काउंट दे ही ना, यानी शेयर भी रीइशू दोबारा पार पे या प्रीमियम पे कर दिया जाए, तो उस केस में वो रीइशू पे डिस्काउंट देंगे ही ना। ठीक है ना, लेकिन अब मैक्सिमम डिस्काउंट देने की बात आएगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपये दिया जा सकता है क्योंकि उन पर 6 रुपये ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर 2 रुपये मिला हुआ होता तो हम 2 रुपये ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे, 9 रुपये मिला हुआ तो 9 भी दे सकते थे, याद रखिए। हाँ तो बच्चों ये तो हो गया फॉरफीचर की एंट्री, वो भी उन शेयर के फॉरफीचर की एंट्री जो कि पार पे ओरिजिनली इशू हुए थे। तो ऐसे शेयर जब फॉरफिट किए गए तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट किया और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया। फॉर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा था इसलिए डेबिट हो गया, अरियर अकाउंट क्लोज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। जब वो ओपन होता है तो वो डेबिट से होता है ओपन, लेकिन जब क्लोज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। और नया अकाउंट ओपन हुआ जिसका नाम है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें वो पैसा होता है जो डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स ने हमें पे कर दिया होता है अर्लियर, जो हमने उनको लौटाया नहीं होता। फॉरफिचर अकाउंट जो है एज ए क्रेडिट बैलेंस ओपन हुआ करता है, क्रेडिट बैलेंस के तौर पे इनकम की तरह आपसे कह सकते हैं, वो ओपन किया जाता है, जिसका पैसा फर्दर डिस्काउंट देने के लिए ऑन रीइश्यू ऑफ द फॉरफिट शेयर यूज़ किया जाता है। और मैक्सिमम डिस्काउंट हम फॉरफिट अमाउंट जितना ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से बच्चों मैं उन शेयर के बारे में जो कि पार पे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों से उन शेयर्स के फॉरफीचर के बारे में जो कि प्रीमियम पे इशू हुए थे ओरिजिनली। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जिन फॉर शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया गया था, जब उनको आप फॉरफिट करने जा रहे हो तो आपको एक बात एक्स्ट्रा ध्यान रखनी होती है कि क्या उन पे प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिला है। बाकी तो आपका कैपिटल अकाउंट अब भी डेबिट होगा, अरियर अकाउंट अब भी क्रेडिट होगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट तो अब भी क्रेडिट होगा। बस ये आपको देखना है कि आपका उन शेयर्स पे प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिल चुका। अगर उन शेयर से प्रीमियम मिल चुका है बच्चों तो हम जो है उसको डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम का पैसा केवल उन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताया गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना, तो दैट्स वाई उसके इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट मत करिएगा। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो जितना प्रीमियम नहीं मिला है वो डेबिट हो जाएगा, ध्यान रखिए। अपनी बात को देखो बच्चों, मैं अपने एग्जाम्पल के तहत आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। कंपनी का शेयर है 10 रुपये का जो कि 2 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ था। कंपनी 3, 5, 8 करके पैसे ले रही है सर, 3, 5 और 4, 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे और 4 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है सपोज। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि वो 3+2 है। ठीक है बच्चों, यानी एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 3+2 की है और जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की है। अब हमारा दो डिफॉल्टर है, एक डिफॉल्टर का नाम है एक्स और एक डिफॉल्टर का नाम है वाई। दोनों पे 100 शेयर्स हैं।
एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका शेयर इमिडिएटली फॉरफिट हो गया। वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ। ठीक है बच्चों, तो पहले बात करते हैं एक्स के शेयर के फॉरफीचर की। तो देखिए, पहले तो बात तो एक्स का शेयर जब फॉरफिट हुआ तो अभी आखिरी कॉल होनी बाकी थी, तो शेयर का कैपिटल का जो कॉल्ड अप है वो तो 6 रुपये ही आएगा। और दूसरी बात ये कि एक्स ने प्रीमियम नहीं दिया है, तो उस केस में प्रीमियम डेबिट होना जरूरी है। इसलिए बच्चों, जब एक्स का शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल तो लिखा जाएगा 100 × 6, क्योंकि भी 6 रुपये ही कॉल्ड अप हुए हैं। 600 रुपये तो आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और एसपीआर उसने नहीं दिया क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो एसपीआर भी डेबिट होगा 100 × 2, 200 हो जाएगा। तो 600 रुपये कैपिटल में और 200 रुपये एसपीआर में डेबिट हो गए 800। और इसका अरियर जो है वो 5 रुपये पर शेयर है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा जो 5 रुपये पर शेयर था वो नहीं दिया। तो 100 × 5, 500 आपका कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा। और शेयर फॉरफिट में बचा हुआ आ जाएगा 300 रुपये। और वैसे भी देखिए, उसने सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए हैं, तो 300 रुपये शेयर फॉरफिट में आ गया। ये तो हो गए बच्चों एक्स के शेयर फॉरफिट होने की एंट्री। अब बात करते हैं वाई के शेयर फॉरफिट होने की एंट्री बच्चों। तो वाई के पास भी 100 शेयर है, लेकिन वाई अलॉटमेंट दे चुका है और वाई का शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है, तो शेयर कैपिटल तो फुली कॉल्ड हो गया क्योंकि सारी कॉल हो चुकी हैं। और एसपीआर वो दे चुका है, इसलिए जब उसका शेयर फॉरफिट करेंगे तो एसपीआर अकाउंट डेबिट मत करिएगा। तो बच्चों, बात करते हैं वाई के शेयर के फॉरफिचर के बारे में। तो वाई के शेयर के केस में शेयर कैपिटल तो 1000 रुपये लिखना ही लिखना है आपको, शेयर फुली कॉल्ड है इसलिए 100 × 10। एसपीआर डेबिट करना ही नहीं है क्योंकि वो प्रीमियम दे चुका है। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम के बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे वाई के लिए, सॉरी, मैं वाई के बारे में बात कर रहा था, नॉट ऑफ एक्स। तो वाई का केस में शेयर कैपिटल तो 1000 आएगा, एसपीआर डेबिट होगा नहीं, और उसका अरियर आएगा केवल 400 रुपये। 4 रुपये उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए इसलिए। और उसका मिला हुआ पैसा केवल 100 × 6, 600 रहेगा। प्रीमियम को मिले हुए पैसे में भी काउंट नहीं करते हैं, ना मांगे हुए पैसे में ना मिले हुए पैसे में। तो इसके लिए मैंने एक तकिया कलाम ना रखा है प्रीमियम के लिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वो तकिया कलाम मेरा, कि प्रीमियम के बारे में ये कहा गया होता है कि मिल जाए तो गोल कर जाओ, नहीं मिला तो हल्ला मचाओ। कहने का मतलब ये होता है कि नहीं मिला है तो उसको आप शो करिए, डेबिट करिए, और उसके अमाउंट को अरियर में इंक्लूड भी करिए। अगर मिल गया है तो गोल कर जाओ, मतलब कहीं मत शो करो, ना उसका नाम आएगा डेबिट में, ना उसका दाम आएगा क्रेडिट में। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको फॉरफिचर के बारे में बता दिया, उन शेयर्स के बारे में भी जो पार पे इशू हुए थे ओरिजिनली, और जो प्रीमियम पे इशू हुए थे उनके बारे में बता दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से फॉरफिचर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मेरे फर्जी काम का एफ तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आर की, आर फॉर री इशू। देखिए, जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं वो पार पे भी रीइशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी रीइशू हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी रीइशू हो सकते हैं। शेयर ओरिजिनली तो देखिए केवल पार पे या प्रीमियम पे ही इशू होते हैं, मगर रीइशू डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अब ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा आपका, डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिट अकाउंट से कवर करेंगे। यानी जो फॉरफिचर में मिला हुआ पैसा होता है वो डिस्काउंट देने में ही काम आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है बच्चों, तो जब भी फॉरफिट शेयर रीइशू किए जाते हैं बच्चों, तो आपका शेयर पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे कैसे भी रीइशू हो सकते हैं। और उसमें ये सब तामझाम नहीं होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, हम डायरेक्ट पैसा कैपिटल में ही क्रेडिट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बच्चे आइए देखें अब रीइशू की एंट्री कैसे की जाती है। तो देखिए, जब भी शेयर चाहे पार पे रीइशू हो, चाहे प्रीमियम पे रीइशू हो, चाहे डिस्काउंट पे रीइशू हो, चाहे वो शेयर्स पार पे रीइशू हो, चाहे प्रीमियम पे रीइशू हो, चाहे डिस्काउंट पे रीइशू हो, आपको ये दो नाम को लिखने ही लिखने हैं। डेबिट साइड में बैंक का नाम और क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल का नाम। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड में बैंक का नाम, क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल का नाम। बैंक में वो पैसा लिखा जाएगा जो आप रीइशू पे ले रहे हैं, और कैपिटल में वो पैसा लिखा जाएगा जो आप पेड अप मान के उसको रीइशू कर रहे हैं, जितना पेड अप मान के आप उसे रीइशू कर रहे हैं। आमतौर पर पेड अप वैल्यू बच्चों कॉल्ड अप वैल्यू के बराबर ही हुआ करती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो। वो आप तब फॉलो करिएगा कि पेड अप कॉल्ड अप के बराबर होती है जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, तो जितना कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर ली थी उतना ही पेड अप वैल्यू पर शेयर ले लीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि शेयर कम कॉल्ड अप हो, लेकिन आप फुली पेड अप मान के भी रीइशू कर सकते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था कि जो है पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो पेड अप वैल्यू का मतलब जितना आप शेयर मान रही है कि हमने इतना पैसा मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू जो है आमतौर पे कॉल्ड अप वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, हाँ, कम कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि शेयर फुली पेड अप मान के रीइशू करा गया है, इसका मतलब कंपनी ये मान रही है कि एंटायर फेस वैल्यू मिल चुकी है
और पूरी फेस वैल्यू को आप जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा। अदरवाइज जैसा पेडअप कहा गया हो क्वेश्चन में और ना दे रखा हो तो जितना क्वालिटी था उतना ले लीजिएगा। बैंक में वो पैसा होता है जो रीइश्यू के टाइम पे आप रिसीव कर रहे हो ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स, ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो अगर बैंक का अमाउंट जो है उनके पेडअप अमाउंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब शेयर प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है, बराबर है तो पार पे रीइश्यू हुआ है, कम है तो फिर डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ है। अगर आप ज़्यादा पैसा ले रहे हो तो एसपीआर को क्रेडिट कर दीजिएगा, कम पैसा ले रहे हो तो शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा विद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, नॉट विद द। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि जो है पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो पेड अप वैल्यू का मतलब जितना आप शेयर मान रही है कि हमने इतना पैसा मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू जो है आमतौर पे कॉल्ड अप वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, हाँ कम कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि शेयर फुली पेड अप मान के रीइश्यू करा गया है, इसका मतलब कंपनी ये मान रही है कि एंटायर फेस वैल्यू मिल चुकी है और पूरी फेस वैल्यू को आप जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा। अदरवाइज जैसा पेडअप कहा गया हो क्वेश्चन में और ना दे रखा हो तो जितना क्वालिटी था उतना ले लीजिएगा। बैंक में वो पैसा होता है जो रीइश्यू के टाइम पे आप रिसीव कर रहे हो ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स, ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो अगर बैंक का अमाउंट जो है उनके पेडअप अमाउंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब शेयर प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है, बराबर है तो पार पे रीइश्यू हुआ है, कम है तो फिर डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ है। अगर आप ज़्यादा पैसा ले रहे हो तो एसपीआर को क्रेडिट कर दीजिएगा, कम पैसा ले रहे हो तो शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा विद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, नॉट विद द। तो बच्चों अगर आपने कम पैसा लिया है तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ज़्यादा पैसा लिया है तो सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अलग से। और अगर बराबर पैसा ही लिया है, पेड अप जितना पैसा ही लिया है, तो ना फॉरफिट अकाउंट डेबिट होगा ना ही आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा, सॉरी एसपीआर अकाउंट, नॉट कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी बात जो ये वाली बात रीइश्यू वाली बात भी कंप्लीट हो गई। रीइश्यू मैंने आपको एक चीज़ हाँ जरूर बताई थी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो जितना अमाउंट उन शेयर पे फॉरफिट किया हुआ है। अगर उस एक पर्टिकुलर शेयर जो है जिस पे आपको 6 रुपये मिल चुके हैं पास में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 6 दे सकते हैं, 6 से 8 डिस्काउंट नहीं दे सकते। 8 मिले हैं तो 8 दे सकते हैं, 7 मिले हैं तो 7 मिले दे सकते हैं, 50 पैसे मिले हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी सिर्फ 50 पैसे ही दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अब बात करते हैं बच्चों रीइश्यू की, सॉरी गेन ऑन रीइश्यू की। देखिए अगर आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिट अमाउंट जितना ही दे रहे हैं। तो बच्चों जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, जितना अमाउंट मिला हुआ है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो डिस्काउंट दे नहीं सकते। तो अगर आपने शेयर पार पे रीइश्यू कर दिया तो आपको कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, प्रीमियम पे रीइश्यू करा तो भी कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा। तब तो जितना फॉरफिट अकाउंट में पैसा पड़ा है सारा का सारा ही गेन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, और वो कैपिटल गेन है इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री होती है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर आपने शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू किए हैं और डिस्काउंट फॉरफिट अमाउंट से कम है, तो जितना अमाउंट फॉरफिटेड है, जितना डिस्काउंट दिया गया है उसको माइनस कर दीजिए, आपका गेन निकल आएगा। फॉर एग्जांपल आपने जो शेयर फॉरफिट किए थे उनका फॉरफिट अमाउंट 1000 रुपये था और उनके रेशियो पर डिस्काउंट दिया गया 200 रुपये, तब भी आपको 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो वो 800 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट जो है कम देंगे तो पक्का गेन ही होगा। ठीक है, बार पे रीइश्यू करेंगे तो भी पक्का गेन होगा, प्रीमियम पे रीइश्यू करेंगे तो भी पक्का गेन होगा। एक केस में गेन नहीं हो सकता, जब आप एक ही केस में गेन नहीं होगा बच्चों, और वो केस है कि जब आप शेयर को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पे रीइश्यू कर देंगे, अदरवाइज तो गेन होना ही होना है और उस गेन को कैपिटल में जाना ही जाना है। ठीक है बच्चों, अब गेन निकालते समय ये बात देख लीजिएगा कि क्या जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो सारे रीइश्यू हो गए या फिर थोड़े कम शेयर रीइश्यू करे गए हैं बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने सारे शेयर रीइश्यू करे हैं, जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे सभी को अगर रीइश्यू कर दिया है, तो गेन निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। जितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था, यानी जितना अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट में लिखा गया था, उसमें से जितना आपने डिस्काउंट दिया है उनके रीइश्यू पर, उसको माइनस कर दीजिए, अपने आप ही आपका गेन ऑन रीइश्यू निकल आएगा। यानी एक तरह से हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फॉरफिचर क्रेडिट में से फॉरफिचर डेबिट माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गेन। लेकिन अगर कम शेयर रीइश्यू होते हैं तो आपको गेन निकालने के लिए पहले उतने शेयर का फॉरफिट अमाउंट ढूंढना पड़ेगा जितना शेयर आपने शेयर रीइश्यू करे, फिर डिस्काउंट को माइनस करिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की अगर कंपनी ने जो है 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, उनका मिला हुआ पैसा जो है वो 6000 रुपये था। ठीक है बच्चों, और रीइश्यू केवल उन्होंने कंपनी ने 800 शेयर ही करे हैं,
तो अगर 1000 शेयर का मिला हुआ पैसा 6000 है, तो 800 शेयर का मिला हुआ पैसा उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 4800 रुपये होगा। और इन शेयर को सपोज 1600 रुपये डिस्काउंट पे रीशू किया गया, तो आप 4800 में से 1600 माइनस कर दीजिए, आपका गेन आ जाएगा 3200 रुपये। ठीक है बच्चों, आप ये वाली गलती मत करिएगा कि 6000 मिले हुए हैं ये सोचते हुए और 1600 डिस्काउंट दिए और 4400 गेन लिख के आ जाए, वो गलत हो जाएगा। वो काम तब करना सही रहता है जब 1000 शेयर इशू हुए होते तो। लेकिन अगर 1000 शेयर फॉरफिट किए थे और इशू केवल 800 शेयर किए गए हैं, तो पहले आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 800 शेयर का फॉरफिट अमाउंट निकाल लीजिए। बड़ा आसान तरीका होता है, 6000/1000 इंटू 800 कर दीजिए तो वो 4800 आ गया, और जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दीजिए 1600, तो 3200 गेन आएगा। देखिए बच्चों, 3200 गेन आया, ना कि 4400। तो मैं बच्चों गेन की एंट्री का जिक्र और आपसे कर लूँ। गेन की एंट्री होती है बच्चों शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इट्स ए कैपिटल गेन, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मेरा इस तरह से बच्चों फर्जी काम कंप्लीट हो गया। तो फर्जी काम जो है मैंने आपको करना सिखा दिया है। फर्जी काम का मतलब वो फर्जी मत समझ लीजिएगा बच्चों कि आपने कोई गलत काम करना शुरू कर देना है। दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर की एंट्री, रीशू की एंट्री और गेन की एंट्री। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री, रीशू ऑफ शेयर की एंट्री एंड गेन ऑफ शेयर की एंट्री आपको करनी होती है बच्चों। दिस इज कॉल्ड फर्जी। क्वेश्चन में कभी आपसे कहा नहीं जाएगा कि गेन की एंट्री पास करिए। दैट्स वाई मैंने ये फर्जी सीक्वेंस बच्चों को बता दिया है, ताकि उसको याद रहे कि उनको गेन की एंट्री बनानी होती है। ठीक है बच्चों, तो फॉरफीचर, रीशू एंड गेन, तो इस तरह से मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ऐसे जुड़े हुए मैंने कई सारे क्वेश्चन डाल भी रखे हैं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाम है मेरा प्रवीण सर, अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स, नॉट मेरा